हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आज के इस क्लास में जो है हम लोग अग्निवीर आर्मी यानी जीडी का यहाँ पर कंप्लीट हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर सोल्यूशन हम लोग करेंगे। और ये जो क्वेश्चन बैंक देख रहे हो ये 16 अक्टूबर 2022 को ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर कंप्लीट हम आपको पूरे 50 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का आपको यहाँ पर सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका आता है ये है आपका, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे है। अगर आप लोग को आंसर आता है तो इसका आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए, किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। यानी पूरे विश्व की अगर हम देखेंगे कोई भी देश की यानी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, कोई भी देश की। तो पूरे विश्व में अगर हम बात करेंगे तो पूरे विश्व में से देखा जाए पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी उसका नाम था श्रीमती श्रीमाऊ भंडारनायके। और ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। किसकी? श्रीलंका। श्रीलंका किस देश की थी? श्रीलंका, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए किसी भी अगर आपको पूछेगा यानी पूरे विश्व में किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो श्रीमती श्रीमाऊ भंडारनायके। और ये किस देश की? तो ये कौन सा देश हो गया? श्रीलंका की थी। यानी पूरा विश्व में देखा जाए श्रीलंका देश ऐसा था जहां पर पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए अब हम लोग और इसके कुछ ऑप्शन देखेंगे। उससे पहले इसके बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो महिला जो प्रधानमंत्री देख रहे हो ये 1960 में बनी थी। कब बनी थी? अगर आपको पूछेगा कब बनी थी ये तो 1960 में। और फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक करंट अफेयर का भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपको पूछेगा कि श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है तो इसको भी याद रखिएगा। दिनेश, क्या नाम बता रहे हैं? दिनेश गुणवर्धने। देखिए दिनेश गुणवर्धने, क्या नाम बता रहे हैं? दिनेश गुणवर्धने। तो वर्तमान में अगर आपको पूछेगा कि श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है तो दिनेश गुणवर्धने। और पहली महिला प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अगर आपको पूछा तो ये क्या? श्रीमती श्रीमाऊ भंडारनायके। अब भारत के भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर महिलाओं का नाम दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं पहले। अब देखिए श्रीमती सरोजिनी नायडू जो देख रहे हो ना ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और ये श्रीमती इंदिरा गांधी जो देख रहे हो ना ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और ये श्रीमती सुचिता कृपलानी जो देख रहे हो ना ये भारत की यानी किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक साथ हम लोग 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए ये आपका यहाँ पर आ गया दूसरा क्वेश्चन। विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो विश्व का वो कौन सा देश था जहां से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? और ये जो देश है ये है आपका ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। कहां से? तो ब्रिटेन, याद रखिएगा। और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जो शुरुआत हुई थी ये आपका 1760 ईस्वी से हुई थी। कहां से? तो 1760 ईस्वी। और इसके बाद 1800 ईस्वी में यानी 1800 ईस्वी के बाद में ये आपका अमेरिका तक आपका पहुंच गई थी। तो इसकी शुरुआत कहां हुई थी पूछेगा तो वो कहां हुई थी? तो ब्रिटेन में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर गवर्नर बनने के लिए जो न्यूनतम जो उम्र होती है, गवर्नर मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसे गवर्नर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए गवर्नर बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो होना चाहिए कितना? 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष उम्र पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप किसी भी राज्य का आप क्या बन सकते हो? राज्यपाल यानी गवर्नर बन सकते हो। और एक व्यक्ति का ये उम्र होना चाहिए, कौन? तो वो राष्ट्रपति। हमारे देश में 2 ही पोस्ट ऐसा है जिसके लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। और वो कौन व्यक्ति होंगे? एक पहला गवर्नर यानी राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल। और दूसरा राष्ट्रपति यानी हमारे देश के राष्ट्रपति। और एक उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी आपको 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर और 2 उम्र है यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए इसका तो राइट आंसर मेरा क्या होगा? 35 वर्ष। 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर आपको मान लेते क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष। या किसी भी विधायक दल का नेता या विधायक
में आपको खड़ा होने के लिए कितना चाहिए, तो वो आपका 25 वर्ष, या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना, वो भी आपका 25 वर्ष। लेकिन यहाँ देखिए 30 वर्ष ये आपका राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा, आप लोग को पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा यानी दो सभा होते हैं हमारे, तो राज्यसभा का अगर आपको पूछेगा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए कितना, 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग को क्या पूछा था, तो अभी हम लोग को पूछा था क्या, गवर्नर बनने के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 वर्ष। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आप लोग को सभी को पता है ये तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने, लाल बहादुर शास्त्री, क्या, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ये पूर्व हमारे देश के क्या थे, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आइए, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन, ये देखो कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन, या देखिए लुटियन, इसको याद रखें, लूटने वाला, क्या, लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया, लुटियन, ठीक है, तो क्या नाम बता रहे हैं, लुटियन के द्वारा कौन सा शहर को डिजाइन किया गया था, तो लुटियन के द्वारा जो डिजाइन किया गया था वो था आपका नई दिल्ली, या देखिए नई दिल्ली, नया शहर तैयार करेगा, तो हमारे देश की जो राजधानी है नई दिल्ली, इसको किसने तैयार किया था पूछेगा, तो ये आपका कौन, यानी आपका एडविन लुटियन, ठीक है, तो ये था आपका नई दिल्ली शहर को डिजाइन किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लाई शटल जो देख रहे हो ना, ये आपका सिलाई यानी बुना, सिलाई जो हम लोग होता है ना उसके लिए इसको यूज करता था। स्टार्टिंग में देखिए अभी तो मशीन से हम लोग सिलाई करते हैं, लेकिन शुरुआती में आप लोग जैसे गांव में देखते होंगे कि खटिया कैसे बनता है, एक आदमी उधर रहता है इधर, और इधर से एक धागा उधर फेंकता है, फिर उधर से इधर लाता है, तो इसी को फ्लाई शटल कहा जाता है। बीच वाला को शटल, यानी दो वहां पर काम करने वाले जो होते हैं ना उसके बीच वाला को शटल कहा जाता है, और एक धागा इधर से उधर फेंकता है, तो इस तरह का जो वर्क होता है ये सिलाई में होता था स्टार्टिंग में। और ये यहाँ पर देख रहे हो ये आपका बुनने के लिए किया जाता है, किसके लिए, बुनने के लिए, याद रखिएगा। तो फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बुनने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट आइए, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग 6 नंबर तक हो गया था, 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आइए, तो हाँ, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो मगध वही आप लोग समझ रहे होंगे मगध किस क्षेत्र में है, तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए बिहार वाला जो क्षेत्र देख रहे हो उधर ही साइड, तो प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी कहाँ, राजगिरी, याद रखिएगा कहाँ पर, राजगिरी। क्यों प्राचीन भारत बोला है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत यानी पहले जो राजधानी थी ना राजगिरी, लेकिन बाद में लाया गया था कहाँ, पाटलिपुत्र, जो पटना अभी वर्तमान में देख रहे हो ना, तो वहां पर बाद में राजधानी बनाया गया था, लेकिन सबसे पहले कहाँ थी, यानी प्राचीन भारत में पूछेगा तो कहाँ, राजगिरी ही राजधानी थी, कहाँ पर, राजगिरी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा राज्य समुद्री सीमा में नहीं है, यानी ये तो आपको मैप क्लियर रहना चाहिए, तो आप इसको तुरंत आप बना लोगे, तो कौन सा राज्य जो देख रहे हो ये आपका समुद्री सीमा में नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश का कितने राज्य जो है समुद्री सीमा को टच करती है, 9 राज्य, कितने, 9 राज्य, जबकि कर्क रेखा से कितने राज्य, तो 8 राज्य, ठीक है, तो 9 राज्य में से कौन सा यहाँ भाई समुद्री में नहीं है, तो देखिए तो उड़ीसा, उड़ीसा जाओगे तो पुरी में आपको समुद्र देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश जाओगे तो विशाखापट्टनम जो देख रहे हो वहां पर आपका समुद्र मिलेगा, फिर आपका तमिलनाडु चेन्नई वाला जो क्षेत्र देख रहे हो वहां भी आपका समुद्र देखने को मिलेगा, ठीक है, हरियाणा, हरियाणा में आपको समुद्र नहीं मिलेगा, तो ये देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। चलिए हरियाणा जबकि एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी दूसरे अगर हम देखेंगे किसी भी दूसरे देश की सीमा को भी ये टच नहीं करता है, यानी भूमिबद्ध ये क्या है, राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 9 नंबर का, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल जो देख रहे हो ये किस राज्य में है। अब देखिए माइक्रो जंगल किसको कहते हैं, देखिए क्या होता है कि शहरी क्षेत्र में जो होती है ना वहां पर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम लेंगे रांची टाउन, मेन टाउन में, तो वहां पर पेड़ पौधे थोड़ा सा कमी आ गया, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर बिल्डिंग घर मकान बन गया
कि आसपास में पेड़ लगाने का जगह नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, जनसंख्या भी ज्यादा हो जाती है, यानी वहां बहुत लोग भीड़ लगा देता है, तो वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ठीक है, तो इसको देखते हुए जो है ना, यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ सरकार यानी रायपुर में क्या किया जा रहा है कि वहां पर शहर के बीच वाला भाग क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, वहां पर प्लांट लगाया जा रहा है, ताकि वहां पर जो जनसंख्या, जब वहां पर ज्यादा लोग वहां पर भीड़ लगाएंगे तो उन लोगों को स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके। इसीलिए तो यहाँ पर आपको पूछा है क्या, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। कहां पर, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है। आप लोग, अगर आप लोग को आंसर आता है तो आप लोग इसका कमेंट करते जाना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या, देखो तो विश्व में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करने वाला देश, यहाँ देखिए कोयला, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है आपका चीन। कौन सा देश बता रहे हैं, चीन, याद रखिएगा। चीन बहुत सारे चीजों में ये नंबर 1 है पूरे विश्व में उत्पादन में। अगर सोना का उत्पादन पूछेगा सबसे ज्यादा कौन करता है, तो चीन करता है सोना का भी। दूसरा अगर मान लेते इस्पात का पूछेगा, स्टील का सबसे ज्यादा निर्माण कौन करता है, तो वो भी आपका चीन। फिर खाद्य पदार्थ, खाने वाला चीजों में भी जैसे देखिए चावल ले लेंगे, गेहूं ले लेंगे, तो ये सब में भी उत्पादन में क्या है, चीन नंबर 1 है। तो यहाँ कोयला का उत्पादन में नंबर 1 कौन है, तो चीन है यहाँ पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो देख रहे हो ये किसके बीच हुआ था पूछ रहा है। अब देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप, किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो देखिए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में हुआ था। जगह हल्दी घाटी ही जगह था, राजस्थान में पड़ता है, जिसके कारण से इस युद्ध का नाम क्या पड़ा, हल्दी घाटी नाम पड़ा। तो कब हुआ था पूछेगा, तो 1576 को ये युद्ध हुआ था, किसके बीच, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपका, बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सामान्य क्वेश्चन है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता है। बाल दिवस जो है ये आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसके, पंडित यानी भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसी के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। जबकि ये देखो 12 जनवरी ये युवा दिवस मनाया जाता है, ये किस पर, तो ये आपका स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। और ये देखो 5 सितंबर ये आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और ये क्या, शिक्षक दिवस मनाया जाता है इस दिन को। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर 14 नवंबर क्या मनाया जाता है, तो बाल दिवस का 14 नवंबर, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, तो वायुसेना मतलब हवा की बात हो रही है। हवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एयर। यहाँ देखिए ऑप्शन ऐसा है ही नहीं यहाँ पर, तो एयर चीफ मार्शल क्या कहते हैं इसको, वायुसेना का जो प्रमुख होता है इसको क्या कहा जाता है, एयर चीफ मार्शल। और अभी वर्तमान में जो हमारे एयर चीफ मार्शल है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विवेक राम, ये देखो विवेक से काम लेना भाई, विवेक राम चौधरी। क्या नाम बता रहे हैं, विवेक राम चौधरी, याद रखिएगा, विवेक राम चौधरी। वर्तमान में अगर पूछेगा कि वायुसेना का सेना अध्यक्ष कौन है, तो विवेक राम चौधरी। क्या नाम बता रहे हैं, विवेक राम चौधरी। और एक दो पोस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, चलिए देखिए। एक पोस्ट होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। क्या नाम बता रहे हैं, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो तीनों सेना में जो हेड होता है चीफ, जिसका चीफ बोलते हैं, ठीक है। ये आपका, इसका नाम है अनिल चौहान। वर्तमान में कौन है, तो अनिल चौहान, चौहान, ठीक है। दूसरा और एक व्यक्ति क्या यहाँ पर जानिए, ये क्या है, वायुसेना का अध्यक्ष ना, थल सेना का, किसका, थल सेना का जो अध्यक्ष है ये है आपका मनोज पांडे। क्या नाम बता रहे, मनोज पांडे। कभी कल ये आपका करंट अफेयर में ये पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, मनोज पांडे। और वायु हो गया, थल हो गया, जल का भी याद रखिएगा, जल सेना अध्यक्ष। अभी वर्तमान में जल सेना अध्यक्ष कौन है, तो ये देखिए आर एस, आर हरि कुमार, आर हरि कुमार, ठीक है। क्या नाम बता रहे, हरि, याद रखिए, क्या, हरि। तो देखिए मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष, क्या, मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष। फिर आपका वायुसेना, वायुसेना में कौन, विवेक से काम लेना है, ऊपर में आकाश में उड़ना है, थोड़ा सा विवेक से काम लेना है। तो वायुसेना कौन है, विवेक राम चौधरी।
मनोज पांडे, मनोज पांडे आप लोग फिल्म में भी आप लोग इसका नाम सुने होंगे, ठीक है, मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष है। और इधर आपका हरी, हरी यानी आपका ऐसे तो पानी का कलर नीला है लेकिन यहाँ हरा याद रखिएगा। तो जल में कौन है, तो हरी, क्या, हरी कुमार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर में, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो देख रहे हैं ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी कहाँ पूछेगा, तो मदुरै में है। कहाँ पर, मदुरै, ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ पर है, मदुरै। तो मीनाक्षी मंदिर पूछेगा कहाँ पर है, तो मदुरै याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका स्क्रीन पे आ रहा है 15 नंबर का, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ऐसे तो देखने में लग रहा है सामान्य है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका नील नदी है। क्या, नील नदी। सभी नदी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। देखिए ये आपका जब एग्जाम दोगे ना तो वहां पर दोनों लैंग्वेज में आपको आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो वहां पर देख लीजिएगा बड़ी हो या लंबी हो, दोनों में आपको टिक यही लगाना है, क्या, नील नदी। लेकिन यदि आपको मान लेते चौड़ी नदी बोलेगा, जब तक आपको चौड़ी नहीं बोलेगा तब तक आपको अमेजन टिक नहीं लगाना है। चौड़ी नदी यदि बोल दिया तो आपको अमेजन टिक लगाना है। और भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। और भारत की अगर सबसे चौड़ी नदी पूछेगा तो ये कौन है, तो ब्रह्मपुत्र है। तो भारत की चौड़ी ब्रह्मपुत्र, भारत की विश्व की चौड़ी अमेजन, भारत की लंबी गंगा, और पूरे विश्व का यहाँ पर पूछा है तो क्या हो जाएगा, नील नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक देखिए कि आपका जीके का 15 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, मशरूम निम्न में से क्या है। आप लोग मशरूम खाए होंगे, मशरूम खाए होंगे, हाँ। तो देखिए मशरूम जो देख रहे हो ये आपका अगर हम देखेंगे बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में जो जीव जगत जो देख रहे हो, जीवों को इसको डिफरेंट भागों में इसको विभाजित किया गया है। जैसे देखिए एक जो पहला जो होता है वो आपका क्या, प्रोक्रिएटिक जीव, ठीक है। और उसके बाद यूक्रिएटिक जीव, उसके बाद क्या आता है, कवक आता है, फिर आपका पादप आता है और आपका जंतु आता है। तो यहाँ देखिए प्रोक्रिएटिक जीव जो एक बहुत ही छोटे होते हैं, यानी आपका वो उसका एक सेल भी आपका जैसे बना हुआ नहीं रहता, उस तरह का जो होते हैं उसको प्रोक्रिएटिक जीव कहते हैं, ठीक है। फिर यूक्रिएटिक जीव कंप्लीट सेल एक बना होता है। यहाँ पर फिर उसके बाद आता है क्या, कवक। तो कवक जो होता है ना वो आपका परजीवी होता है। जैसे आपका मशरूम जो देख रहे हो ना, वो जहां पर सड़ा गला चीज रहता है वहां पर वो जन्म लेता है, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये किस में आता है, मशरूम निम्न में से क्या आता है, मशरूम जो देख रहे हैं ये कवक है, क्या है, कवक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखिए मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है, तो मधुमक्खी, मधुमक्खी से जो बनता है वो क्या बनता है भाई, मधुमक्खी पालन करेंगे तो क्यों कहते हैं, तो उससे शहद बनता है। और शहद को हम लोग क्या कहते हैं, पीते हैं। शहद को क्या करते हैं, पीते हैं। तो यहाँ देखिए एपी कल्चर पीने वाला चीज है, एपी कल्चर याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खी पालन करेंगे तो शहद बनेगा, और शहद को क्या करते हैं हम लोग, पीते हैं। तो पीने वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एपी कल्चर। क्या हो जाएगा, एपी कल्चर। ये देखो सेरी कल्चर, सेरी कल्चर जो देख रहे हो ना, सेरी मतलब सेरी को पढ़िए साड़ी, और साड़ी कौन लोग पहनते हैं, महिला लोग। साड़ी कैसे बनता है, टसर, टसर समझते हो, हाँ। तो टसर उत्पादन जो होता है ना, इसी से बनता है आपका क्या, सेरी कल्चर, ठीक है। रजत, रजत मतलब समझ रहे हो, राजा, अंडा में राजा होता है, तो रजत क्रांति जिसको बोलते हैं। तो अंडा अंडा का उत्पादन से रिलेटेड है, किससे, अंडा का उत्पादन से, रजत। और देखो बैरोमीटर, वायुदाब, ठीक है, बैरोमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एपी कल्चर। नेक्स्ट आगे आइए, ये देखो मायोपिया में प्रयुक्त लेंस, मायोपिया में जो प्रयुक्त लेंस है, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो अवतल। इसका एक सटीक ट्रिक दे रहे हैं, देखिए देखिए निकट याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए निकट, 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 3 गो यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर देखिए 4 गो होगा, अवतल, अवतल। तो निकट के लिए 3 है तो यहाँ 4 होगा। और ये देखो दूर, दूर में 2 है, 1 2, और दूर के लिए देखो उत्तल लेंस 1 2 3। तो दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि 1 2 3, तो 1 2 3 4, क्या, निकट दृष्टि दोष। यहाँ याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए और एक दो यहाँ पर देखिए, ये एक यहाँ पर दिया हुआ है क्या, बेलनाकार लेंस।
इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेलनाकार लेंस जो प्रयोग करते हैं ना, वो आप लोग देखते होंगे गांव में बुढ़िया लोग जो है काला चश्मा एगो लगा के रखती है, पूरा पैकेट रहता है एकदम पूरा पैक की सभी तरफ आपका पैक रहता है, तो उसको कहते हैं। तो वो अबिंदुता यानी आंख का जो वृद्धावस्था में जो है ना असमंजस क्षमता जो है वो आपका कम हो जाता है, जिसके कारण से ये आपका अबिंदुता जो बीमारी होती है ना, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है कि इसका बेलनाकार लेंस। और एक आप लोग देखते होंगे कि आपका जरा दृष्टि होता है, ठीक है, तो जरा दृष्टि के लिए आपका बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है, जिसमें आपका दो लेंस होता है, एक ऊपर और एक नीचे, नीचे जो नजदीक देखने के लिए और ऊपर जो है दूर देखने के लिए, तो उस तरह का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या था, यानी आपका निकट दृष्टि, निकट के लिए कौन सा, तो अवतल लेंस यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो देखिए तो समतल दर्पण में कभी भी हम लोग चेहरा देखते हैं ना, आप देखे होंगे आईना यूज करते हैं आप लोग, तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा आभासी, इसको यहाँ पर असली लिखा है, आभासी याद रखिए, क्या आभासी यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा नहीं बनता है, और तिरछा तो कभी बनेगा नहीं, ठीक है, तो इसको नहीं, यानी यहाँ पर क्या आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी क्या कहलाती है, देखो सजीव और निर्जीव के बीच जो योजक कड़ी है ना, वो क्या कहलाती है पूछ रहा है। तो ये जो इसका आंसर जो होगा ये आपका वायरस होगा। अब वायरस क्यों होगा इसको समझिए पहले। अब देखिए वायरस जो है ना, आप लोग को पता होगा कि वायरस जो है किसी भी सजीव वस्तु में ही वो फैलता है, निर्जीव में वो नहीं फैलता है। अगर आप बोलोगे कि हम जैसे मान लेते मेरे में कोरोना वायरस आ गया, अब हम कोई चीज को टच कर दिए तो उसमें वो प्रजनन नहीं होगा, यानी उसमें वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ जरूर है वहां पर कोई सजीव वस्तु अगर उसको मिल जाएगा ना, तो वहां पर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाता है। तो सजीव पे ही वो फैलता है, ना कि निर्जीव पे फैलता है, निर्जीवों में नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको वायरस को क्या कहा गया है, सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है, इसको कड़ी कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो ये तो विद्युत घंटी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। किस पे, विद्युत घंटी धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। विद्युत घंटी अगर आपको पूछेगा किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, ये रासायनिक प्रभाव पे नहीं करती है ना, इस पे नहीं करेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी आप लोग निकलते हुए देखे होंगे, यानी आप ऐसे ओरिजिनल में तो नहीं देखे होंगे, लेकिन आप जरूर है कहीं मोबाइल में इस तरह से आप लोग देखे होंगे। तो देखिए ज्वालामुखी से जो सबसे ज्यादा जो गैस निकलता है ना, वो है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, जो ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से। देखिए तो आपका ऑप्शन आता है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये देखिए, तो ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा अगर आपको पूछेगा तो ये आपका जलवाष्प निकलता है। क्या जलवाष्प, क्या निकलता है, जलवाष्प। और ये जानते हो कितना परसेंट, ये आपका 60% के आसपास, यानी 50 से प्लस रहता है, कितना 60%। तो इसको याद रखिए कितना, क्या जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलता है, 60 से जानते हो 90% तक ये आपका होता है। नेक्स्ट आइए, ये देखिए चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र अगर आपको पूछेगा ना, CaCO3, क्या होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये आपका चूना पत्थर का रासायनिक नाम। चूना पत्थर, तो पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा चूना पत्थर। जबकि CO कैल्शियम ऑक्साइड जो देख रहे हो, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। और इधर पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो देख रहे हो, ये आपका बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूना पत्थर का सूत्र कौन सा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे हल्की धातु कौन सी है, ऑप्शन यहाँ 4 को दिया हुआ है। अगर आपको पूछेगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो धातु यहाँ पर कौन है, वो पहले देखो धातु कौन है, लिथियम है और एल्यूमिनियम है, लेकिन इसमें सबसे हल्की कौन है, सबसे हल्की लिथियम है, तभी ना इसको तीसरा नंबर पे रखते हैं, हल्का है, ठीक है। तो ये आपका लिथियम, यहाँ पर आंसर क्या होगा, लिथियम। सबसे हल्की धातु पूछेगा तो लिथियम होगा। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि सबसे हल्की तत्व कौन सी है, तो सबसे हल्की तत्व अगर आपको पूछेगा तो हाइड्रोजन होगा। कौन होगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन है, तो गैस में भी आपका हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पर पूछा है क्या धातु कौन है, तो धातु तो लिथियम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर धातु क्या हो गया, लिथियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है।
वॉशिंग मशीन देखिए, वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, तो वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़ा सफाई करते हैं। अब वॉशिंग मशीन कपड़ा साफ कैसे होगा भाई, तो कपड़ा साफ तभी होगा जब यहाँ से गंदगी बाहर निकलेगा। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगी, तो ये अपकेंद्री, क्या, अपकेंद्रन, अपकेंद्रन पे कार्य करेगी, यानी यहाँ का गंदगी बाहर निकलना चाहिए, वहां पर घूम घूम के क्या होगा, तो ये अपकेंद्री यानी गंदगी बाहर निकलना चाहिए। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्री, अप, गंदगी को बाहर निकालो, अप करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपकेंद्रन। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, तो फोटोग्राफी में देखो, तो फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है ना वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड, क्या नाम बता रहे हैं, सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से अगर आपको पूछेगा फोटोग्राफी में कौन यूज होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। ये देखो सिल्वर, सिल्वर किसको कहते हैं भाई, यहाँ देखो एजी, सिल्वर ब्रोमाइड Br, तो इसका उपयोग किया जाता है किसमें, तो ये आपका फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए कभी कभी फोटोग्राफी जो देख रहे हो ना ये बहुत ही आपका कॉस्टली आता है कैमरा सब, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिल्वर यानी चांदी का उपयोग किया जा रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा क्या होती है, कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं आप लोग। चलिए इसका यहाँ पर आपका ऑप्शन है, तो चलिए यहीं से इसका देख लेते हैं। देखो किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी समतल दर्पण का ऊंचाई हम कितना लेंगे, कम से कम कितना ऊंचा का दर्पण हम लेंगे ताकि उसमें मेरा जो प्रतिबिंब होगा वो पूरा हमको दिखे। तो ये जो दर्पण होगा ना अपने व्यक्ति से आधा होता है, कितना, व्यक्ति से आधा, एक व्यक्ति की ऊंचाई के आधा, यानी व्यक्ति का ऊंचाई जितना है ना उसका हाफ ले लीजिए तो आपका पूरा प्रतिबिंब वहां पर आपको दिखेगा। तो चलिए ये तो हो गया आपका, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 28 नंबर, ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है, तो ट्यूबलाइट में कैसा गैस प्रयोग करेंगे, जो निष्क्रिय होगा यानी क्रियाशील नहीं होगा, तो इसमें से निष्क्रिय गैस कौन सा है, आर्गन है, कौन सा, आर्गन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाँ चलिए, हाँ आ गया 29, ठीक। देखिए घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, अब आप लोग को पता होना चाहिए कि घेंघा रोग कैसे होता है, तो घेंघा जो होता है ना ये देखो ये थोड़ा सा फूल जाता है, इसको घेंघा रोग बोलते हैं, यहाँ पर गला में फूल जाता है किसी का, और ऐसे तो और दूसरे जगह भी होता है, तो मुख्य रूप से आपका गला में ये होता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये जो रोग देख रहे हो ना ये आपका आयोडीन की कमी से होता है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शीशा का संकेत, सामान्य क्वेश्चन है, शीशा का संकेत, तो यहाँ पर सभी का आपको बता दे रहे हैं शीशा का संकेत कौन है, देखो तो ये देखो शीशा का संकेत, शीशा को पीबी, ठीक है, तो शीशा का संकेत क्या है, पीबी। ये किस कहते हैं, ये चांदी का है, चांदी, ये सोना, और ये जो देख रहे हो ये आपका लोहा का, एफी, लोहा, ये किसका है, चांदी का। नेक्स्ट आगे, अब यहां से आप लोग का देखिए गणित का यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होती है। अब देखिए आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का सूत्र तो आप लोग को सभी को पता है, आयत किसे कहते हैं, बोर्ड में ध्यान दीजिए, ये देखो जिसके आमने सामने की भुजा जो है ये आपका बराबर होती है तो इसे आयत कहते हैं। यदि ये मेरा एल है तो ये बी होगा, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, इधर इधर एल है तो इधर भी एल होगा, इधर भी है तो इधर भी बी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अगर लेंगे तो परिमाप किसको कहते हैं, चारों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को। तो अब देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2l प्लस बी, क्या हो जाएगा 2l प्लस बी। तो यहाँ देखो तो ऑप्शन कौन सा है, ये देखो बी नंबर, तो 2l प्लस बी, आयत की परिमाप क्या है, सूत्र 2l प्लस बी। नेक्स्ट आइए देखो इस क्वेश्चन को, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च जो हो वो अपरिवर्तित हो, यानी 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई कीमत पे। अब हमको कितना कम करना होगा कि इस पे खर्च मेरा ना बढ़े, ठीक है, हमको खपत कम करना पड़ेगा ना। अब देखिए मान लेते हैं पहले 100 रुपया खर्च होता था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 125 हो गया, यानी 25% बढ़ गया तो 125 हो जाएगा।
अब हमको कमी करना पड़ेगा, कितना कमी करना पड़ेगा, तो यहाँ 25 बढ़ा है तो 25 से कमी करना पड़ेगा। अब किसमें से कमी करना पड़ेगा, तो जो बढ़ा है उसमें से कमी करना पड़ेगा। कितना बढ़ा था भाई, 125 बढ़ा था, तो 125 को नीचे लिखिए और गुना यहाँ पर 100 कर दीजिए। 25 5 में 125 होता है और 5 2 में 100 होता है, यानी 20% का यहाँ पर क्या होगा, कमी करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलसीएम। अब देखिए ये तो एलसीएम हम लोग यहाँ पर निकाल के देखते हैं, इसका एलसीएम क्या होने वाला है। देखो एलसीएम आप जो इसकी हाईएस्ट जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करके भी आप इसको चेक कर सकते हो, और दूसरा तरीका यहाँ पर हम लोग इसका निकाल के देखते हैं। तो देखिए 72 162 और 216 ये हो गया। अब इसको लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए 2 से 2 3 में 6, 2 6 में 12, 2 8 में 16, 2 1 में 2, 2 1 में 2 0, 2 8 में 16 ये हो गया। अब कितना से लगेगा, 9 से लग जाएगा। 9 4 में 36, 9 9 में 81, 9 1 में 9, 9 2 में 18। अभी देखो तो 4 से लगा दें क्या, 4 से लगा देते हैं। 9 4 3 में 12, अब 3 से लगाइए। 3 3 3 में 9, 3 1 में 3। अब गुना करते हैं, देखो 9 2 में 18, अब 18 3 में कितना हो जाएगा 54, और इधर कितना 4 3 में 12। अब देखिए 54 गुना 12, 12 4 में 48 के 8, इधर कितना रहेगा 4, 12 5 में 60 और 4 कितना हो जाएगा 68, 68 12 64 400 कितना, यानी आपका 648। कहाँ है ऑप्शन, देखो तो ए नंबर। चलिए तो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, अगर आप लोग को नहीं आता है तो, नहीं तो एलसीएम तो सामान्य चीज है, आप निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत ही साधारण आपका भिन्न जोड़ यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे जब सेम संख्या होता है तो उसका एलसीएम जो होता है नीचे 7 ही होगा, और ऊपर वाला को सीधा जोड़ दो, 4 2 6 और 1 7, तो 7/7 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो तो 35 नंबर का क्वेश्चन, इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 6600 यहाँ पर दिया हुआ है, माइनस इधर है, x का यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए। अब देखो तो x का वैल्यू निकालना है हमको। इधर ये दोनों क्या है, माइनस में है, माइनस को उठा के उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो उधर पहले से 6600 है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा मेरा। ये दोनों को जोड़ के उधर ले जाएंगे तो इधर x है ना, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 इधर 0 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे हम, और उसके बाद 3 और इधर 2 है तो 3 2 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए ना, और यहाँ पर कितना है 3, इसको जोड़ देते हैं उधर जाके 7 5 0 और इधर 0। ये ऑप्शन जहां भी है वही आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे हम लोग। यहाँ देखो 36 नंबर का हमको आंसर, यहाँ देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, और यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस सॉरी ए बी सी माइनस बी स्क्वायर। देखो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर। अब इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हो उसको इसमें पुट करना है, तो इसको पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा प्लस, यहाँ पर देखो तो -1 इंटू बी कितना है, बी तो -2 है, और इंटू सी कितना है तो सी 3 है, माइनस बी कितना है -2, और इसका स्क्वायर करेंगे। ये हो गया, जो भी आंसर आएगा उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ माइनस है और माइनस का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 में कितना 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2 2 में 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए ये माइनस में आए, इधर कितना 5 6 और 1 7, 7 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। चलिए इसका ऑप्शन दिखाते हैं आपको, इधर है, इसका राइट आंसर इधर हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑप्शन से इसका टिक लगा सकते हो। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन 3 यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखो 3 मिल गया है, ये देखो इसमें 3 है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर का। एक बहुभुज के 27 विकर्ण है,
इनमें भुजाओं की संख्या कितनी है। यदि मान लेते हैं इस तरह का विकर्णों की, किसी बहुभुज के विकर्ण की संख्या दिया हुआ है, तो बहुभुज के विकर्ण, बहुभुज के विकर्ण बराबर होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ये फॉर्मूला यदि आपको याद रहेगा तो आप यहां से निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर n जो देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या है, तो n आपका क्या है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या होगी। क्या होगी, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर विकर्ण कितना 27 है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं 27 बराबर, ये देखो तो इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 3n, क्या हो जाएगा 3n बट्टा नीचे क्या होगा, यहाँ पर 2 को यदि उधर ले जाएंगे तो इधर गुना होगा, तो देखो तो इसको एक समीकरण के रूप में लिख देंगे, तो एन स्क्वायर माइनस 3n, और ये भी आपका माइनस में आ जाएगा, 27 दो में कितना होता है 54 बराबर ये 0। तो इस तरह का ये समीकरण आपका बन जाएगा। ये आप लोग इतना कर सकते हो। हाँ, तो अब देखिए, अब ये समीकरण बन गया, तो अब इसको हम लोग को तोड़ना आता है। अब देखो इसको तोड़ते हैं, यदि जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो माइनस कितना आना चाहिए, तो माइनस 3n आना चाहिए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 54 आना चाहिए। तो देखो तो हम संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54। क्या समझ में आया आप लोग को। ये देखो 9n में यदि हम माइनस प्लस 6n को घटाएंगे तो यहाँ 3n हो जाएगा माइनस, और यदि ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 54 आएगा। तो ये आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ से देखिए कॉमन निकाल देते हैं, n को हम कॉमन निकाल दिए तो एगो n रहेगा माइनस यहाँ पर 9। अब यहाँ से यदि हम मान लेते हैं प्लस यहाँ पर 6 को कॉमन निकाल देते हैं तो n माइनस यहाँ भी आपका 9 होगा। तो एक बार इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 6, और एक बार क्या लिख सकते हैं n माइनस 6, सॉरी n माइनस 9, क्या लिख सकते हैं n माइनस 9। तो जो ये माइनस वाला जो हो जाएगा n बराबर 9 और n बराबर माइनस 6, तो माइनस वाला वैल्यू लेंगे नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा n बराबर 9। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर आंसर, कौन सा आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो इसको आप लोग टिक लगा सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 3/30 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने का बहुत ही सामान्य रूल है, 3/30 जो लिखा हुआ है 3/30, इसको क्या करना है 100 से इसको गुना कर देना है। 100 से गुना करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, और 3 से 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा 10%, यहाँ आंसर होगा, यानी आपका कितना नंबर बी नंबर आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए। 39 नंबर में है ए और बी दो नल किसी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल मिलकर उसे कितने घंटे में भरेंगे, तो जरूर है उससे कम समय लगेगा। तो देखिए तो ए जो समय ले रहा है कितना, तो 10 घंटे, और बी कितना समय ले रहा है, तो बी जो समय ले रहा है वो 15 घंटे। इसको देखिए बनाने का एक सामान्य यहाँ पर आपको तरीका बता दे रही, ये दोनों का एलसीएम लेना, कितना हो जाएगा 30 होगा। 10 3 में 30 होता है, इसका पावर निकाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग। 10 3 में 30 होता है और 15 2 में 30 होता है। ये दोनों को जोड़ो, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अब इसको 5 से भाग दे देना है, कितना हो जाएगा 5 6 में 30, यानी 6 घंटा समय लगेगा। कितना 6 घंटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 घंटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 40 नंबर का। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 रुपया उसे 30% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 30% अधिक करके बेचना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, इसको देखिए कैसे बनाते हैं 1590। अब 30% लाभ हमको कमाना है, तो हमको इतना ही में नहीं बेचना है, 100 में लिया 100 में नहीं बेचना है, 30% अधिक बेचना है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 100 में 30 जोड़ के हम लोग गुना कर देंगे, तो 130 हो जाएगा यहाँ पर बट्टा कितना 100। अब 0 से 0 काटिए, कट गया। अब 13 से इसको गुना कर दो 159, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। अब देखो 9 3 में 27 के 7। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट संख्या यहाँ पर 7 आया, क्या आया 7 आया।
तो आप डायरेक्ट इसको टिक लगा सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं। 9 3 में 27 के साथ 2 रहेगा, 5 3 15 और 2 17 के साथ 3 1 में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब इधर आपका 159 लिख दो, 1 से गुना होगा तो इतना ही होगा 7, यहाँ पर कितना होगा 6 और इधर कितना 9 और एक 10 के 0, इधर आपका 2। ये देखो तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ गया बी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो। नेक्स्ट आइए, यहाँ देखिए 41 नंबर का, ये भी आपका पहले जैसा क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है, तो उपयोग कितना कितना कम की जाए कि बजट अपरिवर्तित रहे। बजट यहाँ पर भी अपरिवर्तित रहने बोला है, तो पहले मान लेते हैं 100 था, अब हो गया कितना 125 हो गया। अब कितना कमी करेंगे तो 25 कमी करेंगे, किसमें से कमी करेंगे तो 125 में ही कमी करेंगे, 125। अब काट दो इसको, 25 1 में 25, 25 5 में 100, एक बट्टा कितना आ गया 5, तो इसको पॉइंट में लाएंगे तो 5 में भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, देखो तो 5 भागा 1, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 और एगो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अच्छा 5 2 में 10, अब इतना हो गया तो 0.2 इधर आप अपने 0 बैठा सकते हैं, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका यहाँ पर 42 नंबर का। ठीक है, अब देखिए इसको, निम्न में से किससे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा परिमेय संख्या के रूप में किसको व्यक्त किया जा सकता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक चीज देखिए, पाई जो देख रहे हो, पाई का वैल्यू होता है क्या 22/7, दूसरा वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर और संख्या आती है, तो जिसको हम लोग सिर्फ बट्टा के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसका भी यदि मान लेते हैं वैल्यू निकालने जाएंगे ना तो 2 पॉइंट कुछ इसका भी वैल्यू आएगा और इसका भी आपका कितना आ जाएगा 1.732, इस तरह से, यानी ये सब का वैल्यू पॉइंट में आता है, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर बट्टा के रूप में, यानी 25 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 तो होगा ना, तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन है, तो ये आपका 25 है, कौन 25। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ तक हो गया, हाँ चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 43। ये देखो, ये तो सामान्य आपका बोर्डमास का रूल से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, भागा का, तो भागा यहाँ 4 से 5 को 20 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 यहाँ से आएगा, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, अब 25 प्लस कितना हो गया 30, तो 25 और 30 कितना 55, 55 में 10 घटाइए कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर का। ए सी से 50%, ए सी का 50% है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ए बराबर लिख दे रहे हैं सी का 50%, और एक जगह दिया हुआ है बी बराबर सी का 25%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले तो एबीसी का यहाँ पर वैल्यू चाहिए, तभी आगे ये क्वेश्चन बनेगा। तो ए सी का 50% है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम प्रतिशत को यहाँ पर हम हटाएंगे, तो यहाँ पर देखो तो ए बराबर सी गुना 50 बट्टे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 तक कटेगा, 5 1 में 5, 5 2 में 10, ये 2 जो है इधर गुना हो जाता है, यानी 2a बराबर 1c ऐसा लिख सकते हैं। कभी भी ऐसा रहेगा तो a का वैल्यू इधर वाला होता है और c का वैल्यू इधर वाला होता है, तो a अनुपात c अगर हम लिखेंगे तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a c का हमको वैल्यू यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर b c का देखते हैं, b बराबर यहाँ c गुना 25/100, 25 1 में 25, 25 4 में 100 होता है, 4 उधर चल जाएगा, नहीं 4b हो जाएगा बराबर 1c हो जाएगा। b का वैल्यू 1 होगा, c का वैल्यू 4 होगा, यानी b अनुपात c अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1:4, कितना 1:4, तो bc, तो ऐसे में तो abc हम निकाल नहीं ना सकते हैं, क्योंकि c इधर है और इसमें भी आपका c देख रहे हो इधर है, c उधर होना चाहिए। ठीक, तो देखिए
यहाँ पर बी सी ना लिख के हम क्या लिखेंगे, सी बी लिखेंगे, सी अनुपात बी। तो इसको भी पलटना पड़ेगा, 4 अनुपात क्या हो जाएगा 1, ये आ गया आपका। तो अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। ए सी का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 2, और सी अनुपात बी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये कितना 4 1। अब यहां से देखिए ए अनुपात सी अनुपात बी हम लोग निकाल सकते हैं। इसको निकालने का जो तरीका होता है, ऊपर वाला को पहले लिखिए 1 2, और उसके बाद नीचे वाला को 4 1। अब इसको इससे गुना करो 4, 4 2 में 8, और इधर कितना हो जाएगा 2 1 में 2। अब ये तो बहुत लॉन्ग बन गया बोल रहे हो, आपको समझाने के लिए इतना काम कर रहे हैं, नहीं तो ये तेजी से बनेगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 2 में 4, 2 4 में 8, और 2 1 में 2। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू किसका है, तो ये ए का वैल्यू है, और ये वैल्यू किसका है, तो ये बी का वैल्यू है। अब बी से ए कितना, ए से बी कितना अधिक है, देखो तो ए से बी कि, अच्छा ए बी से कितना अधिक है, तो इससे तो ये कितना अधिक है, एक अधिक है। तो एक अधिक है, किससे अधिक है, तो बी से है, तो बी का एक नीचे होगा, और इधर कितना 100 से गुना करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 आएगा। चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बी नंबर। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 45 नंबर का, x का पावर यहाँ पर 0 दिया हुआ है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या अगर हम लेंगे यानी a का पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। यदि मान लेते ना 1000 ले लिए और इसका भी पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है 1। यानी किसी भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या हो और उसका पावर में यदि मान लेते हैं 0 है तो वो उसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 ही होगा। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि दूध का संबंध पानी से है तो घी का संबंध किससे होगा। यहाँ देखिए दूध का संबंध पानी से, यानी पानी से दूध में हम लोग पानी मिला सकते हैं। उसी तरह अगर हम देखेंगे घी में, तो घी में हम लोग वनस्पति तेल को मिलाया जा सकता है। किसको, वनस्पति तेल को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, वनस्पति तेल। आप लोग नहीं देखते होंगे कभी कल घी में जो है ना यहाँ पर बेचता है 2 नंबरी में, तो उन लोग कुछ भी तेल सब मिला देता है, फिर आपका डलडा सबको मिला देता है, थोड़े पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर घी का संबंध किससे होगा, वनस्पति से। जैसे आपका दूध में पानी भी मिला देता है बहुत कोई, तो दूध का संबंध यदि पानी से है तो बाकी तो मिठाई तो होगा नहीं ना, क्रीम भी नहीं होगा, तो क्या होगा, तो घी का संबंध किससे होगा, तो वनस्पति से होगा, वनस्पति से तेल बनता है जो। नेक्स्ट है ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, रीजनिंग का है। 1 3 5, तो इसमें देखिए सब में 2 2 बढ़ा है, तो ये आपका सामान्य है, यहाँ पर क्या होगा 9 होगा। सभी में 2 2 बढ़ा है, देखना 1 से 2 बढ़ा 3, 3 से 2 बढ़ा 5, 5 से 2 बढ़ा 7, 7 से 2 बढ़ेगा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 विद्यार्थियों में एस ग्रुप, अरे जो भी नाम है, का ऊपर से 16वां स्थान है। ऊपर से देखिए टोटल है कितना 49, अब 49 में मान लेते हैं ऊपर से किसी का स्थान है इधर से कितना 16, तो नीचे से कितना नंबर पे होगा, तो टोटल तो 49 है ना, तो 49 में माइनस करो, 49 में 16 को माइनस करेंगे तो कितना 3, और इधर भी 3। अब इसमें लास्ट में क्या करना पड़ता है, तो माइनस करेंगे तो सिर्फ इधर वाला वैल्यू निकलेगा ना, एक जोड़ दीजिए, एक यानी 34, कितना हो जाएगा 34, देखो तो ऑप्शन यहाँ पर 34 एक जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आइए, जिस तरह रेल का संबंध ट्रेन से है, तो देखिए यहाँ पर जिस तरह रेल समझते हैं आप लोग, जहां पर ट्रेन चलती है ना, यानी यानी रेलगाड़ी जो देख रहे हो, रेलगाड़ी जहां पर चलती है उसको रेल कहते हैं। यानी ट्रेन जहां चलती है ना, उस मार्ग को जो पटरी वहां पर लगल रहता है उसको रेल कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेल। अब रेल में जो गाड़ी चलती है उसको रेलगाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसी तरह संबंध किसका है, बस से क्या संबंधित है, तो बस से क्या होगा, सड़क होगा। बस कहाँ चलती है, सड़क पे। ठीक है, तो रेल, जिस तरह रेल ट्रेन से संबंधित है उसी तरह बस किससे, तो सड़क से होगा यहाँ पर।
एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, सही का चयन करो। सही पद, देखो तो सही पद कौन है भाई। हाँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए NPX, तो यहाँ पर क्या सिस्टम से सेट किया है देखो तो n आप लोग को पता होगा कि इसका नंबर होता है 14, इसका 12 और ये आपका 10। तो 14 से 12 हुआ है, 12 से 10, 10 से यहाँ पर 8 होना चाहिए, 8 में H होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं P के बाद आता है क्या Q, और Q के बाद R के बाद क्या आना चाहिए S, X से पहले आता है W, और W से पहले V, तो V से पहले U आता है। ये देखो तो ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग को ये सेट कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए